नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। इस लॉकडाउन में हमने बहुत कुछ खोया है। जो इकोनॉमिकली हमारा लॉस हुआ है उस पर हम सब ने डिटेल में बात की है, डिटेल में उस पर रिसर्च हुई है और वो चीज़ें सामने भी आई हैं। उसे ठीक करने की कोशिशें भी शायद हर तरफ से हो रही हैं, लेकिन एक हिस्सा है जिस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई और शायद वो सबसे ज़रूरी है, और वो है मेंटल हेल्थ, और उसी से सीधा जुड़ा हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में एक्सपर्ट्स ने पहले ही चेताया था कि जब लॉकडाउन होगा, लोग ज़्यादा दिनों तक घर में रहेंगे तो उनकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा और डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ेंगे, और उन्हें रोकने के लिए हमारी सरकार को, हमारे सिस्टम को कोशिश करनी चाहिए। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर बात करें तो सारे केसेज में महिलाएं ही विक्टिम होती हैं, वो ही हिंसा का शिकार होती हैं, उन्हीं के साथ ज्यादती होती है। स्वर्णा रविंद्रन और मनीषा शाह की जॉइंट स्टडी में ये सामने आया कि लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम और वायलेंस अगेंस्ट वीमेन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो एक अलग तरह का डर पैदा करता है। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन और इन्वेस्टिगेशन सेल का डेटा बताता है कि मई 2019 और मई 2020 में साइबर क्राइम और वायलेंस अगेंस्ट वीमेन में 50% का डिफरेंस है। 50% बढ़ गया है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और जब इस डेटा को आप पढ़ें, सोचें, तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हमारे देश में पर्टिकुलरली बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो रिपोर्ट ही नहीं होते, स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस के और साइबर क्राइम के। हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक इमेज बना दी गई है। घर में तो ये होता है कि ये तो पति है, चलता है, और साइबर क्राइम के केस में ये होता है कि ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, छुपे हुए हैं, कभी पकड़े नहीं जाएंगे, बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो रिपोर्टेड केस हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है। इसी दौरान हरेसमेंट, असोल्ट और रेप, इनकी कंप्लेंट्स में एक बहुत बड़ा ड्रॉप आया है। कारण का अंदाज़ा लगाया गया कि ये केसेस ज़्यादा तब होते हैं जब लॉकडाउन नहीं होता, जब महिलाएं बाहर जाती हैं काम करने या किसी और वजह से, तो बाहर के लोग ये चीज़ें ज़्यादा करते हैं। इसमें फिर वही चीज़ अप्लाई होती है कि ये चीज़ें घर में भी होती हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं, बहुत सारी महिलाओं ने अपनी आप बीती बताई है, लेकिन उनमें से मोस्ट ऑफ द केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। तो वो डेटा बाहर नहीं आया है, तो इसलिए इसमें ड्रॉप देखा जा रहा है। बाकी सच्चाई, असल तस्वीर कुछ और हो सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब हैरेस करने वाला, असोल्ट करने वाला, रेप करने वाला बंदा जब घर में ही हो, जब रिश्तेदार ही हो, तो पूरा परिवार कोशिश करता है कि बात दबा दी जाए। गूगल ट्रेंड्स पे भी अगर आप डोमेस्टिक अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट जैसे कीवर्ड्स को सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंस क्लियर नज़र आ जाएगा। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये केसेस ज़्यादा वहाँ से आए जो रेड जोन एरियाज़ थे, जहाँ पे लॉकडाउन की कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट थी, जहाँ पे बाहर जाने की सख्त मनाही थी। जबकि जो ग्रीन जोन थे, जहाँ पे लोग थोड़ा बहुत बाहर जा सकते थे, टाइम स्पेंड कर सकते थे, वहाँ पे ऐसे केसेस कम देखे गए हैं। रेड जोन और ग्रीन जोन की कंप्लेंट्स को अगर कंपेयर करें तो रेड जोन में हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कंप्लेंट्स कम से कम आई थी मई में, वहीं ग्रीन जोन में ये डेटा 0.3 के आसपास रहा। रेड जोन और ग्रीन जोन में साइबर क्राइम का भी क्लियर डिफरेंस है। रेड जोन का जब अगर आप डेटा देखेंगे तो साइबर क्राइम 0.1 से 0.35 तक बढ़ गया है। और ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सिर्फ भारत से ही आ रहे हैं, लॉकडाउन का असर वर्ल्ड वाइड देखा जा सकता है। अगर फ्रांस की हम बात करें तो ऐसे केसेस 30% इंक्रीज हुए हैं। वहीं अगर चाइना की बात करें तो अप्रोक्सीमेट डबल हो गए हैं ये केसेस लॉकडाउन के दौरान। जो डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं, लॉकडाउन में वो मजबूर हो गए हैं अपने अब्यूजर्स के साथ रहने को, उन्हीं लोगों के साथ रहने को जिन्होंने उनके साथ हिंसा की। इनकम का कम होना और भूखे मरने का डर, ये 2 मेन कारण हैं इस चीज़ का होने का, उनका अपने अब्यूजर के साथ ही रहने के। UN एजेंसी फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ की स्टडी में ये बात सामने आई है कि अगर कुछ महीने और ये लॉकडाउन चला तो 31 मिलियन से ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस सामने आएंगे। ये एक बहुत बड़ा नंबर है और एक बहुत डरावना नंबर है। काफ़ी देशों ने इन चीज़ों को कम करने की तरफ भी काम किया है, शिकायतें लेने के अलग अलग तरीके ईजाद किए हैं, प्रोटेक्टिव मेजर्स पे काम किया गया है। फॉर एग्जांपल स्पेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस और कुछ और देशों ने मास्क 19 के नाम से एक कैंपेन चलाया है, जिसमें विक्टिम एक फार्मेसी में जा सकता है, केमिस्ट शॉप में जा सकता है, और मास्क 19 की अगर वो डिमांड करता है तो उसके फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस, उसकी डिटेल्स नोट कर ली जाती हैं और पुलिस को भेज दी जाती हैं। पुलिस मास्क 19 को एक कोड की तरह लेती है और उस केस पे फिर कार्रवाई करती है। इटालियन गवर्नमेंट ने एक ऐप भी लॉन्च की है जिससे विक्टिम सीधा ऐप पे जाके अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, उसे किसी को कॉल करने की या कुछ और एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है।
इंडिया की अगर बात करें तो केरला गवर्नमेंट और नेशनल कमीशन फॉर वीमेन ने एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है जो व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। कुछ एक एनजीओ भी हैं जो 24/7 काम कर रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम्स को हेल्प पहुंचाने के लिए। ये कुछ और स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे होंगे जो हेल्पलाइन नंबर्स लॉन्च किए गए हैं अलग अलग शहरों में अलग अलग बॉडीज़ के द्वारा। और लॉकडाउन का इम्पैक्ट सिर्फ इन्हीं पे नहीं पड़ा है, ओल्ड एज होम्स पे भी इसका बड़ा असर पड़ा है। जून के स्टार्टिंग में खबरें आ रही थी कि ओल्ड एज होम्स बंद होने के कगार पे हैं क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनके पास प्रॉपर फंडिंग नहीं आ पा रही है और बिना फंडिंग के वो अच्छी तरह से उनकी केयर नहीं कर सकते। बूढ़े लोग खतरे में आ जाएंगे या फिर हो सकता है उनके खाने की भी दिक्कतें आ जाएं। लेकिन जुलाई शुरू होते होते खबरें आने लगी कि लॉकडाउन में इंक्वायरीज बढ़ने लगी हैं। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए अपने घर के बड़े बूढ़ों को ओल्ड एज होम्स में भेजना चाहते हैं कि उन्हें ये लगता है कि इनको कोविड-19 जल्दी पकड़ लेगा और ये हमारे लिए खतरा बन जाएंगे। उन्होंने सावधानी बरतने की बजाय, उन्होंने और ज़्यादा सतर्क होने की बजाय अपने घर के बुजुर्गों को घर से निकाल देना ठीक समझा। उसी टाइम पे वो लोग ये कहते हैं कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं, हमें उनकी फ़िक्र है इसलिए हम ये करना चाहते हैं। इमोशनल लेवल पे अगर हम सोचें तो क्या वो कभी छोटे बच्चे नहीं थे? क्या उनके माँ बाप ने कभी उनकी केयर नहीं की थी? ये कैसी मानसिकता हो गई है हमारे फास्ट फॉरवर्ड रनिंग वर्ल्ड की कि अगर माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, एक तरह से वो हमारे लिए यूजलेस हो गए हैं, तो उन्हें घर से निकाल बाहर करना बेहतर है। और फिर ये लोग उम्मीद कैसे करेंगे कि इन्हीं की संतानें जो ये सब देख रही हैं वो आगे इनके साथ ये नहीं करेंगी। कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस का भी बहाना दे रहे हैं। उनसे अगर कोई पूछे तो क्या ओल्ड एज होम्स पे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा? क्या उनके डोनेशंस में कमी नहीं आई? अगर उनके डोनेशंस में भी कमी आई है तो वो कैसे चलेंगे? आप अगर अकेले अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो ओल्ड एज होम्स आपके सब लोगों के माँ बाप की जिम्मेदारी कैसे लेंगे? ये सोचने वाली बात है कि बहुत सारे ओल्ड एज होम्स इंडिया में चल रहे हैं, लगभग 70,000 वहाँ पे वृद्धजन हैं। और अभी जिस हिसाब से इंक्वायरीज आ रही हैं ओल्ड एज होम्स के पास, ये नंबर 7 लाख किसी भी दिन जा सकता है। लेकिन वो भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो सबको ले सकें। हालांकि इन सारी चीज़ों के बारे में एक्सपर्ट्स ने लॉकडाउन से पहले ही सुझाव दिए थे कि ये सब बातें हो सकती हैं, हमें हमारी सरकार को, हमारे सिस्टम को इन चीज़ों के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन हम शायद पूरी तरह से तैयार नहीं थे या इन चीज़ों को मानने को ही तैयार नहीं थे। मेंटल हेल्थ की, डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा इश्यू आता है प्रॉब्लम को एड्रेस करने का। हमारी सोसाइटी ने अभी तक इसे प्रॉब्लम ही नहीं माना है। तो जब हमने प्रॉब्लम ही नहीं माना है तो सोल्यूशन की तरफ कितना काम होगा ये आप बेहतर समझ सकते हैं। हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी को, अपने आसपास के लोगों को और सबसे ज़रूरी खुद को ये समझाना होगा, एजुकेट करना होगा कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है और ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो सोल्व नहीं हो सकती। बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट हैं जो इस दौर में काम कर रहे हैं, ऑनलाइन लोगों की हेल्प करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ साइकाइट्रिस्ट 1 लाख लोगों पे 1 भी नहीं है, जबकि रिक्वायर्ड नंबर 3 का है। 1 लाख लोगों पे 3 होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 1 भी नहीं है। ये ऑफिशियल डेटा है। अब आप सोचिए कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स की इतनी कमी है और उससे ऊपर कमी ये है कि लोग आने को ही तैयार नहीं है। तो हमारी ये चीज़ें सोल्व कब होंगी? हम इन प्रॉब्लम्स की जड़ तक कब पहुँचेंगे और उन्हें उखाड़ कब पाएंगे? मुझे लगता है ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन लंबा प्रोसेस कितना भी हो, शुरुआत हमें अभी से करनी होगी। अगर आप कर चुके हैं तो बहुत बेहतर, अगर नहीं की है तो खुद से शुरुआत कीजिए और अपने आसपास के लोगों को एजुकेट करना शुरू कीजिए। क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करेंगे, उनके रूट कोज पे काम नहीं करेंगे, तब तक सॉल्यूशन मिलना मेरे हिसाब से नामुमकिन है। इस वीडियो का सारा क्रेडिट जाता है नील कबीर को, जिनका इवोल आइडियाज़ के नाम से एक छोटा लेकिन बहुत अच्छा न्यूज़ मीडिया स्टार्टअप है। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है, आपको एक बार उन्हें ज़रूर चेक करना चाहिए। वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे एक्टिव है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार ज़रूर विजिट करें, आपको बहुत सारे टॉपिक्स पे क्रेडिबल और कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलिए मिलते हैं जल्दी किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।